मुंबई में ठाकरे ब्रदर्स में ठन गई है और ठनी भी ऐसी नहीं है। यह दुश्मनी बहुत लंबी चलेगी। महाराष्ट्र में कल तक 4 पार्टियों की लड़ाई थी, आज यहां 2 भाइयों की लड़ाई है। राज ठाकरे ने कहा था कि 4 तारीख को बताऊंगा, आज 4 तारीख है और राज ठाकरे ने उद्धव को बता दिया। मुंबई की 1000 मस्जिदों में आवाज नीचे हो गई है और इसका क्रेडिट राज ठाकरे ले रहे हैं। राज नाम तो हनुमान चालीसा का लेते हैं और कहते हैं कि यह धार्मिक नहीं, सामाजिक मामला है। राज ठाकरे बाल ठाकरे का वीडियो दिखाकर उद्धव को थोड़ा धमका रहे हैं, थोड़ा समझा रहे हैं और जवाब में उद्धव बार बार राज के घर पर पुलिस भेज रहे हैं। महाराष्ट्र में दुश्मनी की एकदम नई स्क्रिप्ट लिखी गई है, नए चैप्टर में। महाराष्ट्र के महासंग्राम का अगला हिस्सा इसी दुश्मनी से निकलेगा। और 4 तारीख के बाद अगर लाउडस्पीकर चलाए गए पहले संबोधन, फिर निवेदन। जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती। उसके बाद आंदोलन और अब खुल्लम खुल्ला रण। राज ठाकरे आज 18 मिनट बोले, 15 मिनट मराठी में होंगे हे खाली उतरले गेले पाहिजे और 3 मिनट हिंदी में। कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। 3 मिनट की इस बातचीत में ही पूरी कहानी है। राज ठाकरे के शब्दों पर गौर करेंगे तो कहानी समझ में आने लगेगी। 135 मस्जिद, नियम तोड़ा, कार्रवाई करो, हनुमान चालीसा, लाउडस्पीकर पर, निवेदन की भाषा, आंदोलन की भाषा, शांति चाहते हैं, दंगा फसाद नहीं चाहते, सामाजिक विषय, धार्मिक विषय नहीं, हर राज्य में हो एक्शन। बदल गए हैं राज, हो गया है आगाज। ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा। राज ठाकरे कितना बदले हैं, क्यों बदले हैं, किसके खातिर बदले हैं, किसका नफा करेंगे, किसका नुकसान करेंगे। इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? राज ठाकरे का धर्म युद्ध अपने ही भाई के विरुद्ध। जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। उद्धव पर कर रहे हैं चोट, राज ठाकरे हैं किसके रिमोट। अगर लाउडस्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में, देश में लोग चलाएंगे, लाउडस्पीकर के ऊपर चलाएंगे। महाराष्ट्र में ऐसा लगता है कि राज ठाकरे पॉलिटिकल संजीवनी बूटी लेकर आए हैं। हनुमान का नाम लेकर राज ठाकरे अपना ग्राउंड मजबूत कर रहे हैं। राज ठाकरे की भाषा बदल गई है, तेवर बदल गए हैं। राज ठाकरे ने अपना झंडा और एजेंडा दोनों बदल लिया है। ये वो राज ठाकरे नहीं है जो मुंबई में उत्तर भारतीयों को मार देंगे, पीट देंगे, मुंबई से भगा देंगे का कैंपेन चलाते थे। राज ठाकरे ने इस बार कोर हिंदुत्व का एजेंडा रखा है, अपने झंडे पर बजरंग बली को बिठाया है। राज ठाकरे की जुबान पर हनुमान चालीसा है और हाथ में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डिसीजन के बाद अगर सरकार नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? राज ठाकरे ने मुद्दा अजान और लाउडस्पीकर का उठाया है, जिसका सपोर्ट बेस बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र में 80% हिंदू वोट है, जिसमें राज ठाकरे को अपना हिस्सा चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट इसके आगे क्या करने वाली है ये भी मुझे देखना है। कि एक बार फैसला सुना देती है आप, और फैसला सुनाने के बाद अगर नीचे जो सरकारें हैं वो उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर फायदा क्या है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डिसीजन के बाद अगर सरकारें नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। और इसके लिए आंदोलन है, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा। जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते तब तक ये चालू रहेगा। अब तक महाराष्ट्र में हिंदुत्व वाले वोट के 2 ही पावर सेंटर हैं, पहली बीजेपी और दूसरी शिवसेना। राज ठाकरे तीसरा पावर सेंटर बनाने निकले हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपना हिंदुत्व बेस इंटैक्ट कर रखा है, इसलिए राज ठाकरे का डायरेक्ट मुकाबला उद्धव ठाकरे से है। राज ठाकरे अगर जीत गए तो हिंदुत्व की पिच पर उद्धव को रिप्लेस करेंगे। राज ठाकरे अगर हार गए तो भी उद्धव को कमजोर करेंगे। दोनों ही हालात में हिंदुत्व वोट बैंक का एक हिस्सा बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा।
बाला साहब ठाकरे जब तक जिंदा रहे तब तक महाराष्ट्र में हिंदुत्व का फर्स्ट पावर सेंटर हमेशा ठाकरे ही रहे। मातोश्री से जो आदेश निकलता, दशहरा रैली में बाल ठाकरे जो भी बोलते, वही महाराष्ट्र में हिंदुत्व का फाइनल ऑर्डर कहलाता। आज हालात बदल गए हैं। उद्धव जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे नुकसान शिवसेना का ही है। शिवसेना के कमिटेड सपोर्टर कहते नहीं है, लेकिन ये मानते जरूर हैं कि शिवसेना अब वो शिवसेना नहीं रही जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना हुआ करती थी। बाल ठाकरे कभी किसी पद पर नहीं बैठे, फिर भी मातोश्री से मुंबई चलाते रहे। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, फिर भी शिवसेना का एजेंडा लागू नहीं कर सकते। उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाकर सरकार चला रहे हैं, जिससे शिवसेना की आइडियोलॉजी कमजोर हुई है। राज ठाकरे उसी स्पेस को भरने के लिए मैदान में आए हैं। इसलिए राज ठाकरे ने आज बाला साहब का पुराना वीडियो दिखाया। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। राज ठाकरे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाल ठाकरे की राह पर वही चल रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र में हिंदुत्व का झंडा उठाने का हक असल में उन्हीं को है। आज 4 तारीख है। 4 तारीख को हम लोगों ने मस्जिदों के ऊपर के जो लाउडस्पीकर है वो बंद करने के लिए सरकार को विनती की थी, और 4 तारीख के बाद हम लोग अगर लाउडस्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में देश में लोग चलाएंगे, लाउडस्पीकर के ऊपर चलाएंगे, ये हम लोगों ने कहा था। उसके हिसाब से अगर महाराष्ट्र में आज का मुझे जो समझ आया है, जो सुबह मुझे बताया गया, उसके हिसाब से कुछ 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं, और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउडस्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आज दरअसल राज ठाकरे को बहुत तेज गुस्सा आया। राज के क्रोधित होने की वजह है महाराष्ट्र पुलिस का एक्शन। महाराष्ट्र में आज राज ठाकरे के कम से कम 250 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ लिया और हर कार्यकर्ता की फोटो खींचकर वायरल करा दी गई। राज ठाकरे की पार्टी का झंडा उठाने वालों की शहर शहर परेड कराई गई। राज ठाकरे इसे हिंदुत्व का झंडा उठाने की तरफ ले जाना चाहते हैं। पुलिस का एक्शन तो हुआ, लेकिन राज ठाकरे को जबरदस्त रिएक्शन भी मिला। पहली बार मुंबई की मस्जिदों में लाउडस्पीकर डाउन हुआ। राज ठाकरे से ज्यादा टेंशन में उद्धव ठाकरे हैं। यह पॉलिटिकल लड़ाई परसेप्शन की है, जिसमें राज ठाकरे उद्धव से आगे निकलते दिख रहे हैं। राज ठाकरे महाराष्ट्र सरकार को धमका भी रहे हैं, लेकिन धमकी का अंदाज बदला हुआ है। ये वाले राज ठाकरे गुंडाराज नहीं बल्कि भगवाधारी अवतार में हैं। उद्धव ठाकरे को राज के हिंदूवादी कैंपेन की चिंता हो रही है, तभी तो 90% से ज्यादा मस्जिदों के लाउडस्पीकर उतर गए। मुंबई के लाउडस्पीकर रिपोर्ट देखिए। मुंबई में कुल 1140 मस्जिदें हैं। इनमें से 1005 मस्जिदों में आज लाउडस्पीकर नहीं बजे। 135 मस्जिदों से सुबह 6 बजे से पहले लाउडस्पीकर बजा। सुबह 6 बजे से पहले लाउडस्पीकर पर अजान बजाना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। राज ठाकरे कोर्ट के उसी ऑर्डर को लागू करने की मांग कर रहे हैं, इसलिए उद्धव उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। इस कानूनी लड़ाई से ज्यादा इंटरेस्टिंग है पॉलिटिकल लड़ाई। राज ठाकरे के अल्टीमेटम की मियाद खत्म हुई तो एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने सुबह सुबह मस्जिद के आगे हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर दिया। कांदीवली में मस्जिद से कुछ ही दूरी पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। सुमति के संगी कंचन
बरन बिराज सुबेसा नवी मुंबई में भी जैसे ही मस्जिद से लाउडस्पीकर पर अजान शुरू हुई, मस्जिद के बाहर खड़े एमएनएस कार्यकर्ताओं ने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजा दिया। ऐसा सिर्फ मुंबई में नहीं हुआ, पुणे, नासिक, औरंगाबाद जैसे शहरों में भी हुआ। उद्धव ठाकरे की सरकार राज ठाकरे को नहीं छू रही, लेकिन एमएनएस के कार्यकर्ताओं पर जमकर एक्शन हो रहा है। आज एमएनएस के 250 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे और संतोष धुरी डिटेन किए गए। पुणे में टेंशन बढ़ा तो 2500 जवान तैनात करने पड़े। अंबरनाथ में एमएनएस कार्यकर्ताओं को लाउडस्पीकर के साथ गिरफ्तार किया गया। नवी मुंबई के एमएनएस प्रमुख को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अजान और हनुमान चालीसा पर इस लड़ाई का पहला टेस्ट बीएमसी चुनाव में होने वाला है। कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। अगले 15 दिनों में बीएमसी चुनाव शुरू होने हैं, इसलिए हिंदुत्व की ये लड़ाई अभी और तेज होगी। आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा। और इसके बाद भी जहां जहां पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि 45 से 55 तक डेसिबल होना चाहिए लाउडस्पीकर का। 45 से 55 डेसिबल का लाउडस्पीकर होना चाहिए। इसका मतलब है हमारे घर में हम लोग जो मिक्सर लगाते हैं, ग्राइंडर मिक्सर जो लगाते हैं, उसका जो आवाज़ रहता है उतना आवाज़। अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं देख रहा हूँ कि कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हमारे ऊपर होगी। सवाल हिंदुत्व का है, इसलिए राज ठाकरे पर संजय दृष्टि पड़ गई। शिवसेना सांसद संजय राउत राज ठाकरे के हिंदुत्व पर लाइव कमेंट्री सुनाने लगे। ये तो सभी जानते हैं कि उद्धव सबसे ज्यादा संजय राउत की ही सुनते हैं। राज ठाकरे अपने हिंदुत्व के लिए मस्जिद की ओर गए और संजय राउत मंदिर मंदिर करने लगे। महाराष्ट्र में जो लाउडस्पीकर के बारे में कुछ लोगों ने विवाद शुरू किया, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, राज ठाकरे जी का इस्तेमाल करके ये लोग हिंदू में झगड़े लगाना चाहते हैं। बात सिर्फ मस्जिद के ऊपर लाउडस्पीकर की नहीं है। आज महाराष्ट्र के बहुत से जो मंदिर है बड़े, जहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु जाते हैं सुबह की आरती के लिए, जहाँ हम काकड़ आरती कहते हैं, इसके लिए मंदिर में बहुत कम लोगों को प्रवेश मिलता है, लेकिन बाहर आजू बाजू के गांव में हजारों लोग उस आरती के आनंद लेने के लिए जागते हैं, उठते हैं। आज वो सभी शिरडी हो, त्र्यंबकेश्वर हो और बड़े बड़े मंदिर हो, अष्टविनायक हो, ऐसे सैकड़ों मंदिर के ऊपर आज लाउड स्पीकर से हम आरती नहीं सुना सके। राज ठाकरे ने एक बार भी चचेरे भाई का नाम नहीं लिया, फिर भी सारे काम कर डाले। संजय राउत जवाब देने आए तो 3 मिनट में 3 बार राज ठाकरे का नाम लेकर उनको कोसा और उनको बीजेपी का एजेंट बता दिया। क्या राज ठाकरे सच में बीजेपी के रिमोट से चल रहे हैं? ये तो क्लियर है कि राज ठाकरे ने जो मुद्दा उठाया है उससे हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन होगा। शिवसेना ने महाविकास अघाड़ी बनाकर अपने हाथों से अपने हिंदुत्व वोटों को किनारे लगा दिया। शिवसेना से छिटके हुए वो हिंदू वोट यूं भी बीजेपी की झोली में आने को है। राज ठाकरे के चालीसा पाठ से इतना हुआ कि हिंदू वोटों की इस शिफ्टिंग की रफ्तार बढ़ गई है। हम इस देश में महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। और उसके हिसाब से मुझे लगता है किसी भी सरकार को इस देश में, किसी भी राज्य सरकार को या वहाँ की पुलिस को इस तरह की एक्शन उनको लेनी चाहिए। राज ठाकरे के बारे में शिवसेना बड़ी आसानी से कह देती है कि वो बीजेपी के रिमोट से चलते हैं। इससे पहले नवनीत राणा और रवि राणा के बारे में भी शिवसेना ने यही लाइन ली। औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली के दिन ओवैसी की मजलिस के सांसद ने आरोप लगाया कि राज ठाकरे की रैली का वेन्यू शरद पवार की पार्टी ने फाइनल किया था।
सियासी बयानबाजियां चलती रहेंगी। अभी तो राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा रखी है। मुंबई की मस्जिदों ने अपने लाउडस्पीकर या तो उतार लिए या उनका वॉल्यूम घटा दिया। मुंबई के क्रॉफोर्ड मार्केट की जुमा मस्जिद में लाउडस्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई है। यहां सुबह की नमाज लाउडस्पीकर पर नहीं पढ़ी गई, जबकि जोहर की नमाज के वक्त वॉल्यूम कम रखा गया। मुंबई की कई मस्जिदों ने मुंबई पुलिस की बात मानते हुए आवाज़ भी कम की है। कई मस्जिदों ने लाउडस्पीकर पर आज अजान भी नहीं की है। ऐसे में मुंबई की क्रॉफर्ड मार्केट की जुमा मस्जिद में भी आवाज़ आज काफ़ी ज़्यादा कम की गई। मेरे साथ शोएब खातिब हैं जो कई मस्जिदों के कमेटी मेंबर्स भी हैं। शोएब, अगर हम बात करें कि आवाज़ अब कम की गई जब इतनी सारा राजनीति हो रही है, उसके पहले आप लोगों के दिमाग में ये विचार क्यों नहीं आया कि आवाज़ हम कम कर सकते हैं, लाउडस्पीकर के बिना नमाज़ पढ़ सकते हैं? देखिए, लाउड स्पीकर के बिना नमाज पढ़ना एक अलग चीज़ है और आवाज़ को कम करना एक अलग चीज़ है। ठीक है, हम पहले से कानून के दायरे में रहते हुए काम कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके इशू बनाया गया, जिसको देखते हुए फिर मस्जिद की कमेटियों ने इसके ऊपर अमल किया। मुंबई के भिंडी बाजार की मीनारा मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद 8 लाउडस्पीकर से फुल वॉल्यूम में अजान हुई। मुंबई पुलिस ने यहां सिक्योरिटी का एक्स्ट्रा इंतजाम किया। नवी मुंबई में एमएनएस नेता कामोठे पुलिस स्टेशन पहुंच गए और वहां की सीनियर पुलिस अधिकारी स्मिता जाधव का सम्मान किया। एमएनएस के लोग स्मिता जाधव से खुश हैं क्योंकि उन्होंने 4 मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवा दिया। पुणे के खालकर चौक मारुति मंदिर में राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने महाआरती की। एमएनएस ने पुण्येश्वर मंदिर में भी महाआरती का ऐलान किया, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने एमएनएस नेता अजय शिंदे समेत 9 लोगों को हिरासत में ले लिया। लाउडस्पीकर पर अजान का मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है। राज ठाकरे को इतना क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और इसे आगे ले गए। इसका फायदा उनको चुनाव में कितना मिलता है, कहां के वोट किधर ट्रांसफर होते हैं, बीएमसी चुनाव में इसका टेस्ट होने ही वाला है। और आज शिवसेना और राज ठाकरे की पार्टी दोनों ही बाल ठाकरे के वीडियो को घुमाती नजर आई। राज ठाकरे ने बाल ठाकरे का 36 सेकंड का वीडियो वायरल कराया और शिवसेना की तरफ से बाल ठाकरे के 2 पुराने बयान जारी किए गए। मुंबई में 2 ठाकरे भाइयों में इस बात की जंग छिड़ गई है कि बाल ठाकरे किसके हैं और उत्तराधिकारी कौन होगा। उद्धव ठाकरे इस वक्त महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र की सियासत में बहुत पीछे खड़ी है। हिंदुत्व का हैवी डोज राज ठाकरे को सियासी नफा पहुंचा सकता है और यही हैवी डोज उद्धव ठाकरे को नुकसान दे सकता है। जो 2 भाई अगर एक होते तो ठाकरे परिवार की ताकत बहुत ज्यादा होती, लेकिन आज दोनों एक दूसरे के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। तो क्या नुकसान दोनों का हो जाएगा? इस दुश्मनी की शुरुआत कब हुई थी और भविष्य में क्या होगा, इसका अंदाजा आपको इस रिपोर्ट से लग जाएगा। परिवार, दीवार, दरार और तकरार, कभी एक भाई तो कभी दूसरा भाई करे सियासी वार। उसने अपुन को मारा, लेकिन अपुन ने उसको सिर्फ 2 मारा, लेकिन शॉलिड मारा कि नहीं। एक दूसरे को पटकते थे लोग। पटकने वाला कोई आज तक पैदा नहीं हुआ है शिवसेना को। शिवसेना को पटकने वाला पैदा हुआ नहीं, पैदा होने वाला नहीं है। एक शेर तो दूसरा सवा शेर। एक बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे, जो अपने पिता की लाइन लेंथ से पीछे हट गए हैं, सत्ता के मोह में हिंदुत्व से भटक गए हैं। राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर कधी कधी बनवणार? मंदिर वही बनाएंगे। त्या आदित्यनाथनी सांगितलं होतं की मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा, सिर्फ दिखेगा नहीं। दिखने वाला नहीं है मंदिर, तो दिखने वाला नहीं है। तो दूसरे हैं राज ठाकरे, जो हिंदुत्व की पिच पर बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। खुद को महाराष्ट्र का हिंदू हृदय सम्राट बनाने वाले स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। पार्टी में गर्मा गर्मी की जो बात है ना, ये सिर्फ बाहर कलर की गई थी। असलियत जो है वो कुछ अलग है, सच्चाई अलग है। गर्मा गर्मी की कोई ऐसी बात नहीं थी।
ठाकरे सरनेम तो दोनों के ही नाम में है, मगर महाराष्ट्र की सियासी पिच पर हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव के मुकाबले फिलहाल तो राज ही असली ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के सबसे बड़े सियासी घराने के दो भाइयों का यह रिश्ता बहुत पुराना है। इसमें गजब का याराना भी है, नोक-झोंक भी है, हंसी मजाक भी है, एक दूसरे का सम्मान भी है, सियासी घमासान भी है। विचार करत असताना एखादी गोष्ट ज्यावेळेला माझ्या समोर येते, एखादा विषय ज्यावेळेला माझ्या समोर येतो, बंधू आले आमचे, मसलन ये वीडियो देखिए, ज्यादा पुराना नहीं है, कुछ साल पहले का है। राज ठाकरे मंच पर थे, भाषण दे रहे थे, अचानक उद्धव ठाकरे की एंट्री होती है और फिर राज ठाकरे जिस तरह रिएक्ट करते हैं, क्या वही दोनों भाइयों की असली कॉमरेडरी है? विचार करत असताना एखादी गोष्ट ज्यावेळेला माझ्या समोर येते, एखादा विषय ज्यावेळेला माझ्या समोर येतो, बंधू आले आमचे। माननीय उद्धवजींना सुद्धा विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावरच यावं थेट। वा, टायमिंग साधलं म्हणतात ते काय बघा टायमिंग आहे, स्थिर स्थावर होऊ देत, मग आपण बोलू। बोलो। हंसी मजाक तो हुआ, मगर इसी वीडियो में ठाकरे ब्रदर्स के बीच का तकरार भी दिख गया। उद्धव मंच पर पहुंचे, राज उनकी तरफ हाथ मिलाने को बढ़े, लेकिन उद्धव ने वापस जाने का इशारा दे दिया। महाराष्ट्र के दो बिग ब्रदर्स की सियासी कहानी पूरी फिल्मी है। इसमें सॉलिड एक्शन भी है, राज ठाकरे के गजब के रिएक्शन भी हैं। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून मी आज इथं शपथ, समजेच ना, महाराष्ट्राला समजेच ना, असाला मतदान केलं कोणाला? आम्ही शिवसेनेला, खास करून उद्धव ठाकरेंना साक्षात्कार झाला। किती 2.5 वर्ष, कुठची 2.5 वर्ष, कोणाशी बोलला होतात? चला पळून कोणाबरोबर गेले, लग्न कोणाबरोबर, काही कळेच ना आम्हाला। राज ठाकरे इन दिनों शिवसेना पर ऑल आउट अटैक कर रहे हैं। अजान से लेकर हनुमान चालीसा तक हर मुद्दे पर अपनी लकीर खींच रहे हैं, सब कुछ खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, किसी को नहीं बख्श रहे हैं। राज ठाकरे कलम के माहिर हैं, कला के माहिर हैं, मगर 16 साल की सियासत में उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का शातिर खिलाड़ी भी बना दिया है। 16 साल पहले के राज ठाकरे और 16 साल बाद यानी 2022 के राज ठाकरे में ज्यादा फर्क नहीं है, तेवर वैसे के वैसे ही हैं। मसलन शिवसेना को कटघरे में खड़ा करने के लिए राज कैमरे पर आने से पहले ट्विटर पर आते हैं, ना एक शब्द लिखते हैं, ना कुछ कहते हैं, बस बाला साहब ठाकरे का एक वीडियो अपलोड कर देते हैं। राज ठाकरे की तरफ से जारी बाला साहब का वीडियो ट्रेंड होते ही शिवसेना मैदान में कूद पड़ती है। बिना देर किए 2 अलग अलग वीडियो से राज ठाकरे पर निशाना साधती है और यह बताने की कोशिश करती है कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व का कॉपीराइट तो सिर्फ शिवसेना के पास है, राज ठाकरे तो सिर्फ टाइम पास है। हे आमच्या पुतण्याने झक मारली, काय त्या डोक्यात शिरलं काय कळत नाही। नेतृत्व हे जे आहे ना, हे दिसतं ना, हे पाहिजे। काल मैदान कसं भरलं होतं? एवढं झालं होतं का? हे ना, हा फोटो नाही येणार वृत्तपत्रात, आमचाच पडणार हे गाणं, फक्त हे दाखवा, हे दृश्य, हे शिवस्वरूप, हे शिवाचं रूप आहे। पूर्वी ज्या स्टाईलमध्ये बोलत होतो अशी ही स्टाईल माझी कोणीतरी उचलली म्हणतात, मला माहित नाही कोणी। म्हणजे मी माझ्या स्टाईलमध्ये जर उद्या बोललो तर मी त्यांची कॉपी करतोय असं म्हणणार तुम्ही कदाचित। महाराष्ट्र की ये पारिवारिक लड़ाई तो अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां शिवसेना ये तंज कसने में भी पीछे नहीं कि राज ठाकरे तो बेवजह के बाला साहब ठाकरे की डुप्लीकेट कॉपी बनने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप तो ये लगने लगे हैं कि राज ठाकरे की हिंदुत्व वाली डिग्री फर्जी है। ये काम कभी बंद कमरे में कैमरे पर हो रहा है तो कभी कमरे से बाहर। ये जो शिवसेना है उसका निर्माण आंदोलन से हुआ है, आंदोलन से कोख से हमने जन्म लिया है, तो हमें कोई आंदोलन की भाषा मत सिखाइए। राउत साहब, मनसे का आंदोलन सफल रहा आप मानते हैं? कहाँ है, शुरू कहाँ हो गया है? सफल होने के लिए शुरू होना चाहिए ना सबसे पहले।
आंदोलन दिखना चाहिए ना। आज बाला साहब का वीडियो पुराना वीडियो उन्होंने ट्वीट किया। अरे भाई, बाला साहब का वीडियो ट्वीट करके क्या वो दिखाना चाहते हैं? उनको क्या बाला साहब ठाकरे मालूम? जो लोग बाला साहब जी को छोड़ कर गए, उनके जीते जी, वो हमें हिंदुत्व क्या सिखाएंगे? हर बार जिक्र हो रहा है। उसने जिस स्कूल में हिंदुत्व की शिक्षा पढ़ाई शुरू की है ना, वो स्कूल मास्टर की डिग्री फर्जी थी। उनका आंदोलन है हिंदुओं में फूट डालने का। उनका आंदोलन पहले था मराठी में फूट डालने का, और नहीं हो पाया तो भारतीय जनता पार्टी को पकड़कर हिंदू में फूट डालने का काम चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता उसमें शामिल नहीं होगी। असल में यह लड़ाई कुछ और नहीं, महाराष्ट्र की सियासत में दो भाइयों की वर्चस्व की जंग है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की सियासी दुश्मनी साल 1995 से ही शुरू हो गई थी। ये वो दौर था जब राज ठाकरे शिवसेना में ही थे और चाचा बाल ठाकरे के सबसे करीबी हुआ करते थे। राज ठाकरे में हर वो खूबियां थीं जो बाला साहब के बाद उन्हें शिवसेना का सेनापति बना सकती थी। राजनीति में शिवसेना की धारा से अलग राज ठाकरे एक वक्त में बाल ठाकरे की ट्रू कॉपी कहे जाते थे। बोलचाल से लेकर भाषण देने के अंदाज तक, कुछ समझाने से लेकर डांटने डपटने तक, सब कुछ सेम टू सेम। मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी तक मेरी भूमिका आपको समझ में नहीं आई है, इसलिए मैं आपको महाराष्ट्र का न्योता देता हूँ, आमंत्रण देता हूँ। वहाँ पे आप आके देखिए, और फिर वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है वो आपको उसके बाद में समझ में आएंगे। क्योंकि नहीं, ये ऐसा है, लेकिन इसका मतलब नहीं। पहली बात तो ये, आप बोलेंगे या मैं बोलूं? आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? हाँ, तो पूछिए। दिलचस्प ये भी है कि सियासत से अलग कलाकार भी दोनों ही थे। राजनीति में आने से पहले अगर बाल ठाकरे कार्टूनिस्ट के रूप में मशहूर थे, तो राज ठाकरे भी कार्टून बनाने से लेकर संगीत की अच्छी खासी समझ रखते थे। राज ठाकरे में यह हुनर उनके पिता श्रीकांत ठाकरे की वजह से निखरा। बाल ठाकरे के छोटे भाई श्रीकांत ठाकरे संगीतकार थे, उनका दायरा सियासत से अलग ही रहा। उन्होंने बेटे राज ठाकरे समेत पूरे परिवार का नाम संगीत के रागों पर रखा। राज ठाकरे का भी असली नाम था स्वर राज ठाकरे। लेकिन जो बात राज ठाकरे को चाचा बाल ठाकरे के करीब ले आई, वो थी चित्रकारी। राज ठाकरे की यही कला उन्हें कार्टून बनाने की तरफ ले गई। आगे चलकर वो बाल ठाकरे की साप्ताहिक पत्रिका मार्मिक में बतौर कार्टूनिस्ट काम भी करने लगे। इस कलाकारी के साथ राज ठाकरे और भी करीब होते गए बाल ठाकरे के। एक दिन उन्होंने अपना हवाला देकर भतीजे को नाम बदलने की सलाह दी। इसके बाद स्वर राज ठाकरे हो गए राज ठाकरे। इस नाम के साथ जब बाल ठाकरे ने पहली बार भतीजे का परिचय कराया, उसी दिन राज ठाकरे की राज सियासत में पक्की हो गई थी। और बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां मुझे पढ़ने को मिली, लोगों ने बताई। आपके बारे में जब पूछ रहा था, मैं इतना सा था जब सब छोटा था। अभी एक चीज़ वो बताते हैं कि जब बाला साहब जेल में थे तब मुझे वो वहाँ पे लेके गए थे, येरोड़ा जेल में वगैरह वगैरह, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब मैं छोटा था तब से बाला साहब मुझे हर जगह पे, हर रैली में, हर जगह पे लेके जाते थे। अभी उस छोटे उम्र में जो भी मेरे ऊपर जो संस्कार होते गए, सो मगर उद्धव की चुनौती लगातार बरकरार थी। राज ठाकरे राजनीति में अपने अंदाज का सिक्का जमा चुके थे। 1995 के विधानसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे की सभाएं मुंबई के बाहर, नागपुर और पुणे तक में चर्चित होने लगी थी। इसके ठीक एक साल बाद ठाकरे परिवार में रिश्तों और सियासत का समीकरण बदलने वाला था। 1995 के चुनाव में शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। राज ठाकरे उस चुनाव में युवाओं के हीरो थे। कांग्रेस को हराकर बीजेपी शिवसेना का गठबंधन पहली बार सत्ता में आया। तब सबको लगा था सरकार के मुखिया बाल ठाकरे बनेंगे, उसमें एक चेहरा राज ठाकरे का भी होगा। लेकिन सियासत और सत्ता को लेकर बाल ठाकरे के अपने उसूल थे। इसी दौरान एक घटना ऐसी हुई जिसने पूरे ठाकरे परिवार को नए बवंडर में ला खड़ा किया। साल 1996, रमेश किनी मर्डर केस, आरोपियों में उछला राज ठाकरे का नाम। मामले में सीबीआई जांच के बाद राज ठाकरे को क्लीन चिट मिल गई, मगर शिवसेना की बदनामी हुई।
माना जाता है इसी घटना के बाद राज ठाकरे से बाला साहब ठाकरे का मोह भंग शुरू हुआ था। ये बात हालांकि मातोश्री की चारदीवारी में ही सीमित थी, लेकिन 1997 के बीएमसी चुनाव आते आते ये नाराजगी भी सरेआम हो गई। उद्धव ठाकरे की पार्टी के कामों में भूमिका बढ़ गई थी, यहां तक कि 1997 के बीएमसी चुनाव के टिकट भी उद्धव ठाकरे की मर्जी से बांटे गए। इसमें राज ठाकरे के कई दावेदारों के नाम हटा दिए गए। 11-12 साल राज ठाकरे साहब ने पूरा सहन किया, क्योंकि इलेक्शन होगा तो टिकट के बंटवारा होगा तो भी उनको नहीं पूछते थे। उसके बाद में कुछ पदाधिकारी बनाना है तो भी उनको नहीं पूछते थे। जाहिर है राज ठाकरे इन बातों से नाराज थे। बातें सार्वजनिक होने लगी कि शिवसेना में उद्धव के प्रमोशन और अपने डिमोशन से राज ठाकरे बिल्कुल खुश नहीं थे। शिवसेना को औकात दिखाता हूं, इन्हीं नालायकों की वजह से मुझे बाला साहब को छोड़कर जाना पड़ा। जी, इतनी कड़वी, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूं, आप पहले देखते नहीं। क्या होता है, आप पहले एक तो पहले का आधा ले लेते हैं या तो बाद में का आधा ले लेते हैं, अब पूरा देखते ही नहीं। जब सामना न्यूज़पेपर में मेरी औकात निकाली तब मैंने कहा मैं मेरी औकात दिखा दूंगा। उनके एडिट पेज पे जो लिखा था गडकरी और मेरे बारे में, उसमें जो लिखा था उसका वो जवाब था। अचानक से मुझे याद नहीं आया चलो मैं आज औकात दिखाता हूं, ऐसे नहीं था। वो खंजर घोंप दिया, वो उसने कहा और फिर आपने जवाब दिया। बिल्कुल, आप सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब तो दूंगा ही नहीं। सियासत में कब क्या हो जाए, परिवार कब टूट जाए, कोई नहीं जानता। शिवसेना में भी अब अचानक से सब कुछ बदलने लगा। उद्धव ठाकरे की हर कामयाबी से उत्तराधिकार पर दावा राज ठाकरे से छिटकता चला गया और इसी के बाद 16 साल पहले राज ठाकरे ने बाला साहब के रहते हुए शिवसेना के सामने एमएनएस की दीवार खड़ी कर दी। इस बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे कि आप में वही अंदाज है जो बाला साहब में था। आप भी उसी तरह कार्टूनिस्ट हैं, आप भी उसी तरह जवाब देते हैं, आपके भाषण में उसी तरह का जोश होता है। आप उस परिवार का एक अंतरंग हिस्सा रहे, फिर आज तक लोग नहीं समझ पाए कि क्यों छोड़ दिया आपने। क्यों मुझे फ्लैशबैक में घिसट रहे हो? जब मैं फ्लैशबैक में चला गया तो आप भी थोड़ा चले जाएंगे। अगर सच पूछे तो मेरी आज बीवी यहाँ पे है नहीं, लेकिन उसको मालूम है। सच पूछे तो मैं ये राजनीति से मैं दूर जाने वाला था, मुझे ये चाहिए नहीं था। लेकिन जिस तरह से लोग आते गए, जो उनकी जो उम्मीदें थी, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि मैं एक महाराष्ट्र की टूर ले लूं, हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊं, पूछताछ करूं, बात करूं। और जिस तरह से मुझे रिस्पांस मिलने लगा, उसके बाद मैंने सोचा कि पार्टी शुरू करनी चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टी शुरू करनी, जब बाला साहब जब थे, जब शिवसेना के चीफ थे, वो उनके सामने एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करना, ये कोई मजाक की बात नहीं थी। तो ये कोई बहुत मुझे मज़ा आया पार्टी निकालने के लिए, मुझे बहुत मज़ा आया एक परिवार को छोड़ने के लिए। आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, चाहे पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए। ये रिश्ता तोड़ना कोई नहीं, मैंने तो रिश्ता नहीं तोड़ा। अगर आपको याद होगा तो मैं जब मैंने पॉलिटिकल पार्टी शुरू की, वो शुरू करने के बाद भी हमारी फ़ोन पे बात होती ही रहती थी। दो तीन बार मैं। लेकिन आपने उनको दुख तो दिया ना, तो मुझे क्या सुख मिला? दोनों जगह पे दुख ही था, क्या करूं मैं? तो क्यों किया ऐसा काम जहां दोनों तरफ दुख हो? अभी क्या हालत वैसी थी तो क्या करूं मैं? अगर ऐसी स्थिति आ जाए, मैं चाहता हूं किसी के भी दुश्मन के नसीब में ना हो कि ऐसी स्थिति आ जाए। मैंने तो 2011 तक की बातें सुनी, जब बीमार थे बाला साहब, आप उन्हें मिलने जाते थे, वो आपको देखते रहते थे और वो ज़रूर चाहते थे कि दोनों भाई इकट्ठे हो जाएं। तो उनकी भावनाओं का कुछ तो आप सम्मान करते हैं। उनकी भावनाओं का सम्मान तो मैं हर वक्त करते आया हूं, करूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जो परिस्थिति जो है वो वैसे नहीं है। बच्चे जैसे लड़ते हैं ऐसे लड़ाई हो रही है? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। अगर
सच चीज अगर सामने आ जाए तो उसे अगर आप बोले कि बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। बाला साहब के जाने के बाद भी दोनों भाइयों के बीच दूरियों का वो दायरा खत्म नहीं हुआ। राज ठाकरे पहले उद्धव पर, कांग्रेस और एनसीपी जैसी विरोधी विचारधारा वाली पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाने पर तंज कस चुके हैं, तो उद्धव उन्हें बीजेपी के सुर में हिंदुत्व की राजनीति करने पर टोक रहे हैं। उद्धव और ठाकरे के बीच आरोप प्रत्यारोप के इस सिलसिले का लंबा इतिहास है। याचा अर्थ असा नाही अनेकांना असं वाटतं की हा भगवा खाली ठेवला, अजिबात नाही। ना आमचा रंग आम्ही बदलला, ना आमचा अंतरंग बदलला, आमचा अंतरंग सुद्धा भगवाच आहे आणि आमचा रंग सुद्धा भगवाच आहे। अगर ये कहें कि शिवसेना में अलगाव की पूरी स्क्रिप्ट उद्धव और राज ठाकरे के बीच लंबी तनातनी के साथ ही लिखी जानी शुरू हुई तो गलत नहीं होगा। वो एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जिसका क्लाइमैक्स बाला साहब ठाकरे भी चेंज नहीं कर पाए और अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आज सीएम योगी पोखरी में पतंजलि योगपीठ के वेलनेस सेंटर पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के साथ उन्होंने सेंटर का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तराखंड के लिए पलायन एक बड़ी समस्या थी, लेकिन आज यहां विकास हो रहा है और ऐसे संस्थानों से लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। जंगल नहीं, ये पहाड़ है, सूखा पहाड़ था। इस सूखे पहाड़ पर आपने यहाँ पे देखा है चंदन के पेड़ अब लग रहे हैं, 5-5 फीट 6-6 फीट के हो चुके हैं, उससे भी बड़ी हाइट के हो चुके हैं। नींबू फल दे रहे हैं, आड़ू, खुमानी और भी अन्य 40,000 पेड़ लगभग, हाँ 40,000 से अधिक फलदार वृक्ष और अन्य जो मेडिसिनल प्लांट हैं वो यहाँ पर लगाए जा चुके हैं और उसके कारण यहाँ पे पूरा हरियाली दिखाई दे रही है। बड़ी मेहनत हुई है, हजारों लोगों को रोजगार मिला है और वेलनेस सेंटर का एक आदर्श सेंटर यहाँ पर स्थापित हो चुका है, जिसमें आपने देखा होगा कि दर्जनों लोग आकर के स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। अभिनंदनीय प्रयास है और मुझे लगता है कि एक समाधान पलायन का ये भी हो सकता है। प्रधानमंत्री इस वक्त विदेश में हैं। पीएम पहले जर्मनी गए, जर्मनी के बाद डेनमार्क पहुंचे और अब मोदी कुछ ही देर में पेरिस पहुंचने वाले हैं। हमारे देश में एक सियासी प्रथा रही है कि जब भी प्रधानमंत्री विदेश में रहते हैं तब विपक्ष संभल कर बयानबाजी करता है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार एक नई प्रथा शुरू की है, झूठ बोलने की प्रथा। कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से एक फर्जी तस्वीर ट्वीट की गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर की फर्जी तस्वीर को कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल ने फैलाया, फिर उस पर टीका टिप्पणी की गई, वायरल कराया। जिस फर्जी तस्वीर को कांग्रेस ने घुमाया उसकी पूरी सच्चाई हम आपको बताते हैं। बहुत गौर से देखिए, बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस के इस ट्वीट को पहली नजर में देखने पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मगर जब आप शब्दों पर गौर करेंगे तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। मोदी से नफरत के चक्कर में कांग्रेस का ऑफिशियल हैंडल अब तक सिर्फ फेक नैरेटिव चलाता था, मगर अब तो कांग्रेस की हेट फैक्ट्री से फेक तस्वीरें भी घुमाई जाने लगी हैं। यह तस्वीर इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है। एक तरफ मोदी है, दूसरी तरफ जर्मन चांसलर, मगर मोदी विरोधी कांग्रेसी इकोसिस्टम ने बीच में पंडित नेहरू की फोटो फिट कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई बर्लिन में मोदी और जर्मन चांसलर के बीच पंडित नेहरू की ही तस्वीर थी या मामला कुछ और है? जवाब कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से फैलाई जा रही फेक तस्वीर में नहीं, ओरिजिनल वीडियो में है। सबूत आपके सामने है। 2 मई के इस वीडियो में एक तरफ मोदी हैं, दूसरी तरफ जर्मन चांसलर। दोनों सोफे पर बैठे हैं, दोनों के बीच सफेद रंग की दीवार है, मगर पंडित नेहरू की फोटो का कहीं नामो निशान नहीं। आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, किसी भी कोने में ढूंढ लीजिए, मोदी तो दिखेंगे, जर्मन चांसलर भी दिखेंगे, मगर नेहरू की फोटो नहीं दिखेगी। सब कुछ शीशे की तरह साफ है। पंडित नेहरू की तस्वीर आपको कहीं नहीं दिखेगी, सिर्फ कांग्रेस की टाइमलाइन पर दिखेगी। क्या कांग्रेस ने जानबूझकर तस्वीर से छेड़छाड़ की, मनगढ़ंत कहानी लिखी और मोदी को बदनाम करने के लिए यह फर्जी ट्वीट दागा? कांग्रेस ने फर्जी कहानी भी लिखी तो कैसी लिखी? शब्दों पर गौर कीजिए। जर्मन चांसलर और हमारे प्रधानमंत्री के बीच नेहरू जी की फोटो। हे राम, अब क्या होगा? नेहरू जी को मिटाने की कोशिश तो बहुत की, पर भारत के चाचा नेहरू को मिटाना आसान कहां है? यह टेक्स्ट कांग्रेस का है।
कांग्रेस के हैंडल ने लिखा है और कांग्रेस की ट्रोल आर्मी ने इसको वायरल कराया। लेकिन ये पूरी फेक स्टोरी, ये तस्वीर ही फर्जी है और इस फेक स्टोरी की निर्माता निर्देशक कांग्रेस की बिहार यूनिट है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।